अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर ज़फ़र आलम और आप हमारा ऑफिशियल चैनल सर ज़फ़र आलम देख रहे हैं। एमडी कैट और ई कैट फिज़िक्स में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम लोग थ्योरी की भी प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग पास्ट पेपर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर वाइज वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट फिज़िक्स में नया चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है, वेव मोशन एंड साउंड। वेव मोशन एंड साउंड, तो इससे रिलेटेड हम लोग पास्ट पेपर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखें क्या लिखा हुआ है, द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड इज डैश। ऑडिबल साउंड से क्या मुराद है? ऑडिबल साउंड से मुराद वो आवाज़ है जो कि हमारे इंसानी कान आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि अल्लाह ताला ने हमें जो एयर दिया है उसके सुनने की सलाहियत कितनी है। उसकी सुनने की सलाहियत ये है कि वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को डिटेक्ट कर सकता है, सुन सकता है और समझ सकता है। ठीक है, तो इस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड या ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स या ऑडिबल साउंड कौन सी वेव्स है जो कि हमारे कान डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी किस रेंज के अंदर रहता है? 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। अगर आप इसमें 20 के बाद इस 1000 को हटा दें तो आप इसे कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज़ भी। तो अगर एग्ज़ाम में 20 हर्ट्ज़ देकर यहाँ पर इस 20,000 के बजाय लिख दे 20 के एच जेड, तो ये भी सही है। 20 लिखकर इस 20 को लिखकर इस 1000 को हटा के किलो में लिख दिया गया है। तो ये ऑडिबल साउंड की रेंज है। लेकिन इस ऑडिबल साउंड से जो कम रेंज की फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस देन होती है। वो कहाँ पाया जाता है? अर्थक्वेक, ज़मीन में जब जलजला आता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से क्या होता है? बिलो होता है। यही वजह है कि इंसानी कान उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है और जब हादसात शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, तब पता चलता है कि भाई अर्थक्वेक या जलजला आया हुआ है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस देन होती है। अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी, जलजले की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से स्मॉलर देन होता है और उस वेव्स को क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक वेव्स। इसी तरीके से 20 किलो हर्ट्ज से जो ग्रेटर देन वेव्स की फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, नेक्स्ट देखें, फॉर ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रेस्टोरिंग फोर्स इज mg sin थीटा। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है पेंडुलम के लिए। पेंडुलम में आप ये देखें कि ये आपको लेंथ ऑफ थ्रेड दिया हुआ है। ये आपके पास लेंथ ऑफ थ्रेड है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ ऑफ थ्रेड है, ये मास ऑफ बॉब है और इस बॉब को आप इसकी मीन पोजीशन से पॉइंट ए तक ले गए और इसे छोड़ देते हैं। जब आप इसे पॉइंट ए तक ले जाकर छोड़ते हैं तो ये मीन पोजीशन की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पर ड्यू टू इनर्शिया रुकता नहीं है बल्कि आगे मूव कर जाता है पॉइंट बी तक और इस तरह ये पॉइंट ए और बी के दरमियान वाइब्रेट कर रहा होता है। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो इसके ऊपर कितने फोर्स अमल कर रहे हैं? एक इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसको आप W कहेंगे, और W किसके इक्वल होता है? mg के। यह टेंशन इन स्ट्रिंग, धागे के अंदर जो टेंशन पैदा हो रहा है उसको आप T कह रहे हैं और इसके पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है और यहाँ पर कुछ एंगल बन रहे हैं, इस एंगल को आप क्या कहते हैं? थीटा। तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये जो वेट है, इस बॉब का जो वजन है, वेट, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जो कि W इक्वल टू mg के इक्वल है। क्योंकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है लिहाजा आप इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा क्या बना सकते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल जहाँ पर बन रहे होते हैं थीटा, उसके सामने वाले साइड को हमेशा क्या कहा जाता है? वर्टिकल कंपोनेंट। इट मीन्स यहाँ पर ये वाला साइड जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अगर ये mg के बराबर है तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है इसको आप क्या कहेंगे? mg sin थीटा। और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन क्या है, इस वाले डायरेक्शन में, इसको आप क्या कहेंगे? mg cos थीटा। तो आपने ये बात याद रखना है कि इस डायग्राम में टेंशन इन द रूप और ये mg cos थीटा दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। लिहाजा जब ये मरकज़ की जानिब आएगा तो मरकज़ की जानिब लाने वाली ताकत कौन सी है? mg sin थीटा। तो यही वो mg sin थीटा है जिसकी डायरेक्शन यहाँ पर मरकज़ की तरफ बताया जा रहा है और इसी डायरेक्शन के तहत ये बॉब या स्फीयर मरकज़ की जानिब लौटता है। तो यही इसकी रेस्टोरिंग फोर्स है। रेस्टोरिंग फोर्स से मुराद वो फोर्स जिसके तहत ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ लौटना चाहता है।
तो रेस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। नेक्स्ट आप देखें पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। आवाज़ के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, साउंड के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ होती है। एक को कहा जाता है लाउडनेस या इंटेंसिटी, दूसरा होता है पिच और तीसरा होता है क्वालिटी। तो पिच क्या होता है? पिच किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच क्या हो जाएगी? पिच भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आप देखें डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोट्स इन अ स्टैंडिंग वेव्स इज लैम्डा बाई 2। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। एक रस्सी है, रोप है, जिसको दीवारों दो वर्टिकल वॉल के दरमियान खींचकर बांध दिया गया है और इसकी लेंथ क्या दी हुई है? L। अगर आप इसको इसके मरकज़ पे प्लग करते हैं, इस पोजीशन से अगर आप इसको प्लग करके छोड़ दें, खींच कर छोड़ दें, तो इसके अंदर कितने लूप बनेंगे? 1 लूप बनेंगे। 1 लूप बनेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें मैंने एक वेव्स बनाया है, ये वेव्स है एक। इस वेव्स को कहा जाता है फुल वेव। फुल वेव से मुराद एक ऐसा वेव होता है जिसके अंदर क्रेस्ट भी पाया जाए और ट्रॉग भी पाया जाए, यानी नशेब व फराज दोनों पाया जाए। तो ऐसा वेव जिसके अंदर क्रेस्ट भी मौजूद हो, ट्रॉग भी मौजूद हो, तो ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं? फुल वेव कहते हैं। और फुल वेव की जो लेंथ होती है, फुल वेव की लेंथ होता है लैम्डा के इक्वल। फुल वेव की जो लेंथ होती है उसको आप क्या कहते हैं? लैम्डा, वेव लेंथ लैम्डा। और अगर इस फुल वेव को अगर आप हाफ कर दें तो ये फिर क्या कहलाएगा? लैम्डा बाई 2। तो यहाँ आप देखें कि जब आप एक रोप के अंदर दरमियान से मिड पॉइंट से प्लग करके इसे आप खींच कर छोड़ देते हैं तो इसके अंदर 1 लूप बनता है। ये 1 लूप जो बन रहा है ये एक्चुअल में हाफ लूप है। हाफ लूप है क्योंकि आप देखें कि इसके अगर ऊपर वाले पोर्शन को देखें तो ये क्रेस्ट है, या अगर आप नीचे वाले पोर्शन को देखें तो ये ट्रॉग है, लेकिन इसके आगे वाला पार्ट नहीं है। इट मीन्स यह हाफ वेव कहलाएगा। तो हाफ वेव की लेंथ किसके इक्वल होती है? हाफ वेव की लेंथ इक्वल होती है लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2। तो अगर किसी रोप के अंदर 1 वेव बन रहा है तो इट मीन्स उसकी लेंथ किसके इक्वल होगी? लैम्डा बाई 2। अगर 2 लूप बन रहे हो तो आप क्या कहेंगे? 2 मल्टीप्लाई लैम्डा बाई 2। अगर 3 लूप बन रहे हो तो आप कहेंगे 3 मल्टीप्लाई लैम्डा बाई 2। यानी जितने भी लूप बन रहे होंगे 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, इन तमाम को आप मल्टीपल करते जाइएगा। ओके, और दूसरी बात यह कि 1 लूप जब भी बनेगा तो इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी? लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट देखें द स्पीड ऑफ साउंड इन स्पेस इज 0। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवाज़ या साउंड वैक्यूम में से पास नहीं हो सकता है, लिहाजा स्पीड ऑफ साउंड इन स्पेस या स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम ये क्या होगा? 0, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगा। 0। नेक्स्ट आप देखें अ सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड t। इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड द न्यू टाइम पीरियड विल बी डैश 1.414 t। यहाँ पर आप देखें कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी। तो अगर आपको लेंथ को डबल कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंथ को डबल कर देते हैं, लेंथ को अगर आप डबल कर देते हैं तो क्या होगा? इस रूट 2 को आप बाहर निकाल दें तो रूट 2 किसके इक्वल होता है? 1.414 और ये रूट L। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा होता है? टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ? द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। क्योंकि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। इट मीन्स टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। यहाँ पर इस MCQs में क्या कहा जा रहा है कि आपने लेंथ को डबल कर देना है। तो अगर आप लेंथ को डबल करेंगे यानी इसको 12 कर देंगे तो रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। इट मीन्स अगर आप लेंथ को डबल कर देते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1.414 टाइम्स पहले वाले टाइम पीरियड से ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट देखें a body is executing simple harmonic with amplitude A, its potential energy is maximum when its displacement from mean position is its potential energy is maximum when its displacement from mean position is dash। यहाँ पर आप देखें कि जब आप पेंडुलम को इसके मरकज से ले जाकर दूर कर देते हैं तो ये वाइब्रेट करने लगता है। मरकज से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड, और इस मैक्सिमम डिस्टेंस पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। इट मीन्स
मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि एम्पलीट्यूड कहलाता है, उसी मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड पर किसी भी पेंडुलम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होगी, और वहाँ पर इस पीक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जब ये मरकज से गुजर रहा होगा मीन पोजीशन से, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, या आप कह सकते हैं ज़ीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखें नंबर 8, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल इट्स टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। आपको ये बात क्या देखें यहाँ पर कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, T = 2π√L/g। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर आप मास ऑफ बॉब जो कि यहाँ पर मौजूद है, अगर आप लाइटर बॉब इस्तेमाल करें या हेवियर बॉब इस्तेमाल करें, यानी जिसका मास ज़्यादा हो या जिसके मास कम हो, तो उससे टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता है। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ मास ऑन टाइम पीरियड। मास का टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके एक्सपेरिमेंट भी आप लोग कर रहे होंगे प्रैक्टिकल में। ओके, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूले में मास का जिक्र नहीं है, लिहाजा अगर आप हल्का बॉब इस्तेमाल करें, भारी बॉब इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप लेंथ कांस्टेंट रखते हैं तो टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड विल बी रिमेन सेम, यू आर कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखें, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वाट पर मीटर स्क्वायर। या आपने याद रखना है कि आवाज़ की जो शिद्दत होती है, आवाज़ की जो इंटेंसिटी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू डैश इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ये बीट्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूनिंग फॉर्क जो कि एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होता है, ये दो ट्यूनिंग फॉर्क मैंने दिखाए हैं। इन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी फ्रीक्वेंसी फर्ज कीजिए 240 है और इसकी फ्रीक्वेंसी फर्ज कीजिए 242 हर्ट्ज़ है। तो अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस हो, थोड़ा सा फ़र्क हो, और उन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को रबर के ऊपर हिट करके वाइब्रेट करवाया जाए और दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जाए, तो दोनों के वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करते हैं, कहीं पर एक दूसरे को के असर को बढ़ा देते हैं और कहीं पर एक दूसरे के असर को कम कर देते हैं। तो इस तरह ये अमल जो होता है, ये इसको क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और इस तरह कहीं पर कंस्ट्रक्टिव अमल होता है, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव होता है, तो इस अमल को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1। आपको ये देखना होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आपको ये बात याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, या आप ये भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किसको, फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को। फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने क्या करना है, या तो f को हटाकर 1/t लिख दें, या t को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं, 1/f। किसी एक को आप डिस्प्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इस f को हटाकर 1/t रख देता हूं, तो यहाँ पहले से t मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल होकर इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। तो इस तरह पास्ट पेपर के तकरीबन 11 MCQs मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद इसके आगे आप लोगों को MCQs सॉल्व करवाऊँगा, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इन्हीं MCQs में से MD कैट और E कैट के पेपर में मौजूद होंगे फिज़िक्स के से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।